गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के नेक्स्ट सेगमेंट की चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें देखेंगे हार्डवेयर के आधार पर किस प्रकार से जनरेशनों का निर्माण हुआ, वर्किंग सिस्टम के आधार पर किस प्रकार से कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया गया, और शेप एंड साइज यानी आकार एवं आकृति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का भी प्रयोग करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल का भी प्रयोग करते हैं। तो इनको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, मिनी कंप्यूटर में रखा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर में रखा गया है, इन सब चीज़ों की चर्चा जो है आज के टॉपिक में आएगी। कंप्यूटर के पहले पार्ट की जब चर्चा किए थे तो उसमें कंप्यूटर के एक जनरल इंट्रो बताए थे और कंप्यूटर के इतिहास के संदर्भ में जानकारी दी गई थी। हमने बताया था कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, बेबीलोन में बना था, अबेकस नामक। उसके बाद जो है ब्लेज पास्कल के द्वारा एडिंग मशीन यानी पास्कलिन कंप्यूटर बनाया गया। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जिन्होंने डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। हमने ये भी बताया था विश्व की पहली प्रोग्रामर किसे कहा गया है, लेडी एडा घस्ता को कहा गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला विद्युत स्वचालित यंत्र जिसका नाम है मार्क प्रथम या हावर्ड मार्क प्रथम, किसके द्वारा बना था, हावर्ड आइकेन के द्वारा बनाया गया था। और विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम इनियाक है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसके द्वारा बनाया गया था, एकर्ट एम मुचली के द्वारा बनाया गया था। तो इतिहास या डेवलपमेंट की चर्चा जो है इसके पहले सेगमेंट में की गई थी। चलिए आज चर्चा करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पे देखेंगे। पहला आधार रहेगा हार्डवेयर के आधार पर, बेस्ड ऑन हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं या कंप्यूटर की जनरेशन कितने प्रकार की होती है। तो हार्डवेयर के आधार पर 5 जनरेशन आई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। यानी आज की डेट में जो पीढ़ी चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन में चल रही है। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की कितनी जनरेशन दिखाई दे रही हैं, 5 जनरेशन दिखाई दे रही हैं। दूसरा रहेगा वर्किंग सिस्टम के आधार पर, यानी वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन वर्तमान में जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा होगा आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज के आधार पर। तो शेप एंड साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होंगे। एक होगा मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आकार एवं आकृति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरे का नाम है डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन वर्तमान में जो हम प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और यहाँ पे हमने बताया हार्डवेयर के आधार पर जनरेशन कितनी है, 5। तो इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक बार और मिला लीजिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण बेस्ड ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर के आधार पर 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जी का फुल फॉर्म होता है जनरेशन यानी पीढ़ियाँ।
इसके बाद वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन वर्तमान में जो हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। शेप एंड साइज, आकार एवं आकृति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। जिसको आप बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं कि करके उठाते हैं टॉपिक को और चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि हार्डवेयर के आधार पर, तो हार्डवेयर हमने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मुख्य रूप से मिलकर के बना है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की परिभाषा बताए थे कि ऐसे पार्ट जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से शरीर को हम टच कर सकते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर के हार्डवेयर को आसानी से टच किया जा सकता है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु टच नहीं कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर की तुलना शरीर की आत्मा से की गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हार्डवेयर के आधार पर जनरेशन कितनी है, 5 प्रकार की हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो यह जनरेशन 1942 से प्रारंभ मानी जाती है। यानी कई किताबों में 1942 भी है, 1945 भी है, लेकिन मान के चलिए 1942 से लेकर के 1945-46 के बीच में फर्स्ट जनरेशन प्रारंभ हो गई थी। हमने आपको बताया था इनियाक कंप्यूटर, एडवेक कंप्यूटर, ये समस्त कंप्यूटर जो दिखाई देते हैं वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ही दिखाई देते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की खोज के रूप में देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब के खोजकर्ता जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग हैं। यानी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब की खोज की गई थी। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती हैं, यही कारण है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे। यानी प्रारंभ के कंप्यूटर अगर देखा जाए तो इतने बड़े होते थे कि एक कमरे के बराबर हो रहे होते थे। अब इतने बड़े जब कंप्यूटर होंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें इलेक्ट्रिक का कंजप्शन क्या होगा, अधिक होगा। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में विद्युत की खपत अधिक होती थी। विद्युत की खपत अधिक होने के साथ ही ये कंप्यूटर जल्दी हीटेड भी हो जाते थे, जल्दी गर्म भी हो जाते थे। यही कारण है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर पर लंबे समय तक कार्य कर पाना संभव नहीं था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखा जाए तो मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। क्या आज की डेट में हम पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। लेकिन ये नहीं कह सकते कि और चीजों में नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में नहीं करते हैं। रेडियो में देखेंगे तो पंच कार्ड आपको जो है आज भी दिखाई दे रहा होता है। पंच कार्ड एक लकड़ी का बना हुआ टुकड़ा होता है जिस पर पंच किया जाता है, डाटा जो है भर जाता है। सॉरी, लकड़ी नहीं, कागज का बना हुआ टुकड़ा हो रहा होता है। तो पंच कार्ड जो होता है इसका प्रयोग जो है किया गया था। आज की डेट में देखा जाए तो मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी इत्यादि का प्रयोग जो है किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में एक व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकता है, उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज के रूप में देखा जाए तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और मशीनी लैंग्वेज में भी लो लेवल मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि जिन वैज्ञानिकों के द्वारा इस लैंग्वेज को पढ़ा गया था वही वैज्ञानिक जो हैं इन कंप्यूटर पर कार्य कर सकते थे। यानी कह सकते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो आम जनता से परे थे, क्योंकि जिसको मशीनी लैंग्वेज का ज्ञान होगा वही इस जनरेशन के कंप्यूटर पर कार्य कर पाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखा जाए तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जब हो गया तो इसका प्रयोग किया जाने लगा सेकेंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले, वाल्टर ब्रेटन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले, वाल्टर ब्रेटन के द्वारा किया गया था।
और इसका आविष्कार सन 1947 में हुआ था। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया तो ये आकार में बहुत छोटे होते थे, यानी वैक्यूम ट्यूब से आकार में छोटे होते थे, इसलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए, लगभग आधे कमरे के बराबर हो गए। फिर भी इस जनरेशन के कंप्यूटर में विद्युत का कंजप्शन अधिक होता था, साथ में हीटेड भी हो जाते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, यानी लो लेवल मशीनी लैंग्वेज के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, क्योंकि इनके कोड होते थे और इन कोडों के आधार पर ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग तो किया ही जाता था, साथ में मैग्नेटिक डिवाइसों का भी निर्माण हो चुका था, यानी चुंबकीय डिवाइसों का निर्माण हो चुका था। और मैग्नेटिक मेमोरी के रूप में देखा जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी डिवाइस जिस पर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है उसी को मैग्नेटिक डिवाइस कहा जाता है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर देखें, इसमें हार्डवेयर के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। इसके बाद देखा जाए तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का जब निर्माण हो गया तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के रूप में थी, अर्धचालक डिवाइस के रूप में थी। सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसी डिवाइस कहलाती हैं जो वास्तव में अचालक होती हैं, परंतु इनमें अशुद्धियां मिला दी जाए, इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये सुचालक की तरह व्यवहार करने लगती हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर डिवाइस कहा जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस के रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और भारत का बेंगलुरु शहर इस चिप के निर्माण में अग्रगामी होने के कारण उसे सिलिकॉन वैली की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन चिपों के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, बेंगलुरु शहर का होता है। आईसी चिप का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो आईसी चिप का दूसरा नाम होता है गैलियम आर्सेनाइड, यानी इसे गैलियम आर्सेनाइड के नाम से भी जाना जा रहा होता है। अब जब इस चिप का निर्माण हुआ तो ये आकार में बहुत छोटी होती थी, जिसके कारण से कंप्यूटर में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हुए और एक टेबल पर आ गए। यानी पहले एक कमरे के बराबर थे, फिर आधे कमरे के बराबर हुए। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का आकार कितना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि वो एक टेबल के बराबर जो है समेट करके रह गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। लैंग्वेज के रूप में लो लेवल मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाता था, हाई लेवल मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। यानी यहाँ विशेषताओं में देखा जाए तो मेमोरी में किसका प्रयोग किया जाने लगा, मैग्नेटिक मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से विशेषताएं थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। इसके बाद देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया। आज नाम आपने सुना होगा इंटेल कंपनी, आज भी माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में अग्रगामी भूमिका निभा रही होती है। तो इंटेल कंपनी जिसकी स्थापना बॉब नोई एवं गॉर्डन मूरे के द्वारा की गई थी, इन्हीं ने ही पहली बार 4004 नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। और माइक्रो प्रोसेसर का जब निर्माण हुआ तो कंप्यूटर की गति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, यानी कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्यों को संपन्न करने प्रारंभ कर दिए। तो माइक्रो प्रोसेसर का जब प्रयोग किया गया तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो कंप्यूटर की गति क्या हो गई, अत्यधिक बढ़ गई। आपने सुना होगा पेंटियम कंप्यूटर, तो पेंटियम कंप्यूटर जो होते थे ये माइक्रो प्रोसेसर की गति को ही रिप्रेजेंट करने का कार्य करते थे। इसके बाद विशेषताओं में देखा जाए तो थर्ड जनरेशन की विशेषताएं जो थी उसी में सुधार हुआ और सुधार होने के साथ ही यहाँ पे
उनका प्रयोग किया गया। यानी मेमोरी के रूप में देखा जाए तो मैग्नेटिक मेमोरी का ही प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। साथ में देखा जाए तो लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में जो प्रयोग किया गया है वो आईसी चिप एवं माइक्रो प्रोसेसर का संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है। यानी फिफ्थ जनरेशन जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यानी आज की जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन ही है, जिसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर में, इंटीग्रेटेड सर्किट का भी प्रयोग किया जा रहा है, साथ में किसका प्रयोग किया जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है। और कंप्यूटर का आकार जो है आज की डेट में देखा जाए बहुत छोटा होता जा रहा है, लेकिन उसकी गति दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिफ्थ जनरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर अभी आना बाकी है, और जब ये कंप्यूटर आ जाएंगे तब मान के चलिए कि फिफ्थ जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर और दिखाई देते हैं, जैसे कि देखा जाए न्यूरो कंप्यूटर। न्यूरो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि सोचने समझने एवं डिसीजन लेने की क्षमता से युक्त होते हैं। हमने बताया था कि कंप्यूटर जो है इसकी एक लिमिटेशन है, सीमा है, और इसकी लिमिटेशन क्या है, नो माइंडेड, बुद्धिहीन होना। यानी कंप्यूटर में सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। यही कारण है कि जैसा डाटा प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही सूचना प्राप्त होती है। यदि सही डाटा है तो सही सूचना प्राप्त होगी, और गलत डाटा दिया जाएगा तो गलत सूचना प्राप्त होगी। लेकिन भविष्य में कैसे कंप्यूटर आएंगे, न्यूरो कंप्यूटर आएंगे, और जब न्यूरो कंप्यूटर आएंगे तो ऐसी स्थिति में उनमें सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता भी हो रही होती है। न्यूरो कंप्यूटर के लिए कृत्रिम रूप से न्यूरो ट्रांसमीटर का निर्माण किया जाएगा, और जब इनका प्रयोग करेंगे तो एक कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से युक्त हो रहे होंगे, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त होंगे, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, रोबोटिक्स में किया जाएगा। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था सोफिया रोबोट, और सोफिया रोबोट जो है 50 प्रकार की भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है। इसको नागरिकता का दर्जा भी दिया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि इस रोबोट में किसका प्रयोग किया गया है, न्यूरो कंप्यूटर का ही प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि उसमें सोचने समझने डिसीजन लेने के साथ साथ भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने की क्षमता हो रही होती है। तो न्यूरो कंप्यूटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता से युक्त होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि न्यूरो कंप्यूटर जब आ गया है तब तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा तो है नो डाउट, लेकिन अगर इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो कंप्यूटर जो होता है इसकी मेमोरी स्थिर होती है। यानी एक बार कंप्यूटर में जो फीड कर दिया गया वह आसानी से नहीं समाप्त होने वाला जब तक कि उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। यानी इसकी मेमोरी स्थायी है, यानी जो चीज इसमें फीड की गई है हूबहू रूप में क्या होगी, वो प्राप्त होगी। लेकिन मानव की मेमोरी कैसी है, मानव की मेमोरी जो होती है इसमें शायद शब्द लग जाता है। कैसे, मान लें कि आज आपने ये याद कर लिया, कंप्यूटर ने भी याद कर लिया। अब जब कंप्यूटर से पूछा जाएगा तो चाहे 1 दिन बाद पूछे, चाहे 10 दिन बाद पूछे, चाहे 100 दिन बाद पूछे, वो हूबहू रूप में बताएगा। लेकिन मानव ने जब इसको याद किया तो 10 दिन बाद पूछेंगे तो यहाँ पे शायद शब्द लग जाएगा कि शायद यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर रहा होगा, क्योंकि मानव की मेमोरी में भूलने की क्षमता पाई जा रही होती है। इसके अलावा जो न्यूरो कंप्यूटर होंगे, और न्यूरो कंप्यूटर जो होंगे उसमें अगर एक बार किसी सूचना को डिलीट कर दिया जाएगा तो वो सदैव के लिए भूल जाएगा। लेकिन क्या मानव में ऐसा संभव है कि मानव ने इसको एक बार याद किया और आप कहें डिलीट, तो क्या डिलीट हो जाएगा? नहीं हो रहा होगा। तो ये कंप्यूटर जहां मानव के लिए उपयोगी होते हैं वहीं मानव के लिए घातक भी हो सकते हैं। यही कारण कि ऐसे कंप्यूटरों का सावधानी पूर्वक एक लिमिटेड क्षेत्र में प्रयोग जो है किया जाएगा, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में भी सक्षम हो रहे हैं। तो न्यूरो कंप्यूटर 5th जनरेशन का है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाएगा? रोबोटिक्स में किया जाएगा, अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। दूसरा कंप्यूटर है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर यानी नैनो कण क्या होता है? ऐसे कण जो 10 की घाते -7 सेंटीमीटर या 10 की घाते -9 मीटर के अकॉर्डिंग होते हैं, उसे नैनो कण कहा जाता है।
यानी नैनो कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे होंगे, परंतु कार्य करने की क्षमता वर्तमान कंप्यूटर के समतुल्य या इससे अधिक होगी। और इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाएगा मुख्य रूप से मेडिकल क्षेत्र में। आपने एक नाम सुना होगा, नैनो रोबोट। और नैनो रोबोट का प्रयोग किया जाता है मेडिकल सर्जरी में। यानी आज की डेट में देखा जाए सर्जरी दो प्रकार से होती है, ओपन सर्जरी, क्लोज सर्जरी। ओपन सर्जरी में चीड़फाड़ करते हैं, उपयोगी टिश्यू यानी ऊतक भी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। क्लोज सर्जरी की जाती है लेजर बीम के द्वारा, और जब लेजर बीम को शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो आसपास के टिश्यू भी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन जब नैनो रोबोट को शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा तो वो टारगेट ऑर्गन की ही सर्जरी करेगा और उसे पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। तो नैनो कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, मेडिकल क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाएगा और एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। एक और कंप्यूटर है जिसका नाम होता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से भौतिकी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए किया जाएगा। यानी भौतिकी में कई थ्योरी ऐसी दी गई हैं जो काल्पनिक रूप से हैं, और उन्हीं थ्योरी को मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, व्यवहारिक धरातल पे फलीभूत किया जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग भौतिकी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए किया जाएगा, जिसमें परंपरागत डिजिट 0-1 के अलावा क्यू डिजिट का भी प्रयोग किया जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर जो होंगे उसमें 0-1 लैंग्वेज का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और अंक जुड़ जाएगा जिसका नाम क्या हुआ, क्यू डिजिट। एक और कंप्यूटर है जिसका नाम होता है बायो कंप्यूटर। बायो यानी ऐसे कंप्यूटर जो किससे जुड़े होंगे, जीव विज्ञान से जुड़े होंगे। जीव विज्ञान से जुड़े होंगे यानी जीन से संबंधित संरचनाओं को देने का कार्य करेंगे, जीन से संबंधित जानकारी को देने का कार्य करेंगे, उसे बायो कंप्यूटर कहा जाएगा। या जब ये चारों प्रकार के कंप्यूटर आ जाएंगे, इनका प्रयोग किया जाने लगेगा, तब मान के चलिए 5th जनरेशन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है वो 5th जनरेशन चल रही है, जिसके कुछ कंप्यूटर आ चुके हैं और कुछ कंप्यूटर आना शेष है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5th जनरेशन में कुछ और कंप्यूटर भी हैं। एक है नैनो कंप्यूटर, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर, तीसरा है न्यूरो कंप्यूटर और चौथा है बायो कंप्यूटर। तो इस प्रकार से देखें तो ये था हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की जनरेशन। तो अब देखिए यहाँ पे संक्षिप्त रूप में देखें, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, 5 जनरेशन है। जी का आशय क्या होता है, जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का। और 5th जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट एवं माइक्रो प्रोसेसर का। वैक्यूम ट्यूब का खोजकर्ता कौन है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है, जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले, वाल्टर ब्रेटन है। इंटीग्रेटेड सर्किट के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट नोई। इंटीग्रेटेड सर्किट के खोजकर्ता हैं जैक किल्बी एवं रॉबर्ट नोई है। माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता या माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया था, इंटेल कंपनी ने किया था। और इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है, बॉब नोई एवं गॉर्डन न्यूरे। 5th जनरेशन में इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट में किस धातु या अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। तो ये था आपका हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। चलिए अब आते हैं वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका परिमाण बदलता रहता है, जिनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। और इनका प्रयोग मुख्य रूप से पेट्रोल पंप में, गाड़ी के स्पीडोमीटर में किया जाता था। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका परिमाण सदैव कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और 0-1 की लैंग्वेज पर कार्य कर रहे होते हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज की डेट में डिजिटल कंप्यूटर आपको खूब दिखाई दे रहा है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर भी अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो गाड़ी के स्पीडोमीटर में किया जाता था।
पेट्रोल पंप की मशीनों पर किया जाता था। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं जो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों से मिलकर के बने होते हैं। उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि हम आप जो समझते हैं वो एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। कंप्यूटर जो समझता है वो 0-1 की लैंग्वेज यानी डिजिटल सिग्नल को समझने का कार्य करता है। इसलिए आज की डेट में जो हम प्रयोग करते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एक है एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल को हम आप समझ सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। इन्हीं दोनों को कन्वर्ट करने के लिए एक युक्ति होती है जिसका नाम होता है मॉडेम। मॉडेम मॉडेम जो बना हुआ है यह मॉड्यूलेटर एवं डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, यानी MO और DEM। तो मॉडेम जो है यह किसका संक्षिप्त रूप है? मॉड्यूलेटर एवं डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, जिसका मुख्य कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। तो मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो ये था वर्किंग सिस्टम के आधार पे कंप्यूटर। तो वर्किंग सिस्टम के आधार पे कंप्यूटर में क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि पेट्रोल पंप की मशीनों में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता था? एनालॉग। स्पीडोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता था? एनालॉग। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर से मिलकर के बना हुआ है। मॉडेम का कार्य क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद आते हैं आकार आकृति। आकार आकृति के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। शेप एंड साइज के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें एक ही प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर यानी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ रहे होते हैं। यानी इसमें एक बार में एक व्यक्ति बैठ करके कार्य को संपन्न कर सकता है। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, यानी एक जगह स्थायी रूप से इनको लगा दिया जाता है और जब वहां पे लगा दिया जाता है तो वहीं से एक बार में एक से अधिक व्यक्ति बैठ करके कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं और इनका प्रयोग जो किया जाता है वो इंडस्ट्री लेवल पर किया जाता है। जैसे बैंकिंग का सर्वर सुना होगा, रेलवे का सर्वर सुना होगा, वहां पे मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये स्थिर होते हैं और उच्च क्षमता से युक्त हो रहे होते हैं। तो हमारे सामने जो कंप्यूटर आता है वो मुख्य रूप से कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर का आता है, जबकि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इनका प्रयोग इंडस्ट्री स्तर पर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, यानी रिसर्च के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटरों के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर के निर्माण क्रे कंपनी के द्वारा किया गया था। क्रे कंपनी के द्वारा किया गया था और जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था क्रे कंप्यूटर या क्रे K1 कंप्यूटर। कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, जो भी होगा उसको आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो क्रे कंपनी के संस्थापक जो थे सेमूर क्रे थे और इन्हीं कंपनी के द्वारा जो है पहली बार विश्व का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? क्रे या क्रे K1 कंप्यूटर रखा गया था। भारत के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, यानी जब भी भारत के सुपर कंप्यूटर की चर्चा आती है तो परम नाम पहले याद आ जाता है। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बने हैं, अच्छी बात है।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, और फ्लो सॉल्वर का निर्माण किया गया था नाल के द्वारा। नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा किया गया था, और यह लैब कहां पर है? बेंगलुरु में। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर था, जिसका निर्माण नाल संस्था के द्वारा नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा किया गया था, और यह संस्था कहां पे है? बेंगलुरु में है। जबकि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे K1 था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्रे कंपनी के द्वारा किया गया था, और इस कंपनी के संस्थापक थे सेमूर क्रे। अब आते हैं परम के संदर्भ में। तो देखिए, कुछ कंप्यूटर जो बनाए गए हैं वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए अनुराग कंप्यूटर, पेस कंप्यूटर, तो अनुराग और पेस कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर ही हैं। इनका निर्माण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा निर्मित किया गया। इसी प्रकार से देखा जाए अनुपम कंप्यूटर, अनुपम भी सुपर कंप्यूटर के रूप में है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है बार्क के द्वारा। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया है वो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। जबकि अनुराग एवं पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया है वो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे आते हैं परम। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया जाता है वो किया जाता है सीडेक संस्था के द्वारा। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में यह संस्था है जहां पे इनका निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा गया सीडेक का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। सीडेक कहाँ पे स्थित है या संस्था कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में स्थित है। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया सीडेक संस्था के द्वारा, जिसमें पहला कंप्यूटर जो दिखाई देता है वो परम 8000 दिखाई देता है। और परम 8000 या फिर कहा जाए परम कंप्यूटरों का जब निर्माण किया गया था तो इसके निर्देशक के रूप में थे विजय भाटकर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विजय भाटकर थे। तो विजय भाटकर के दिशा निर्देशों में इनकी सीरीज जो है प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देखा जाए परम 9000, परम 10000, परम अनंत, परम युवा 2, परम पदम इत्यादि सुपर कंप्यूटर जो है परम सीरीज के दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे होते हैं। तो ये था शेप एंड साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर। तो ये था कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के आधार पर, वर्किंग सिस्टम के आधार पर, शेप एंड साइज के आधार पर। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि कंप्यूटर वाला टॉपिक जो है प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में डिप्लोमा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे CCC, जैसे कि PGDCA, डोएक इत्यादि जो होते हैं यहाँ पे भी इसकी भूमिका दिखाई देती है। तो ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसमें कंप्यूटर की ही चर्चा भी